वेलकम बैक टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। हम लोग अपना जो प्रीवियस ईयर टू फ्यूचर ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज कवर करेंगे एनडीए के पॉलिटी के जो डे 10 है, ठीक है, उसका 2024 का जो क्वेश्चन होंगे जो भी पॉलिटी है वो सारे कवर करेंगे। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। यहाँ पे देख सकते हो कि सीडीएस का हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है उसको ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो एनीवन हु इज़ प्लानिंग टू अपीयर फॉर CDS एंड NDA 2026 एंड फर्दर एग्जाम्स, वो उन सब के लिए ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। जो है 2024 का फर्स्ट पेपर, पहला क्वेश्चन है कि अंडर आर्टिकल 371A द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विथ रेस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट अप्लाई to the state of Nagaland unless the legislative assembly of the state of Nagaland by a resolution so decide। मतलब कह रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो एक्ट है पार्लियामेंट का वो अप्लाई नहीं होगा स्टेट ऑफ नागालैंड को। कब? अनलेस, जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली खुद ना पास कर दे नागालैंड की। यानी कि एक्ट तो पास हो सकता है पार्लियामेंट में, बट जब तक नागालैंड में ये पास नहीं होगा तब तक ये सारे प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होंगे। और उसमें कौन कौन से प्रोहिबिशन आते हैं? वो होता है कि रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा से रिलेटेड कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आए, ठीक है, और स्टेट असेंबली में पास ना हो, ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं होगा। यानी कि ये डिपेंडेंट है ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड पे, ठीक है। तो इसलिए रिजोल्यूशन ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा, रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नागा कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर ये भी नहीं है। ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज ये भी नहीं है। नाउ देखो बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड विथ अदर स्टेट, देखो बाउंड्रीज ऑफ नागालैंड ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है, बाउंड्री ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो बाउंड्री को पार्लियामेंट यहाँ पे सोवरेन है टू एक्ट इट ऑन इट्स ऑन डिस्क्रिशन, ठीक है। तो 4 नहीं होगा और 1 2 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखो कि कह रहा है कि अब देखना है, थोड़ा सा याद करना ना कि आर्टिकल 71A जो है नागालैंड से एसोसिएटेड है। आगे ये पूछा हुआ, ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स में ये डाला हुआ है, तो शॉर्ट्स एक बार जरूर चेक करना कि 371 से एसोसिएटेड जितने भी आर्टिकल हैं 371, 371A B C D E E F G H, ठीक है, वो सारे मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है, तो उसको एक बार जरूर शॉर्ट्स में देखना, वहाँ पे काफ़ी अच्छा कवर अप है। नाउ पार्लियामेंट का एक्ट देखो क्या क्या ये ला सकता है पार्लियामेंट एक्ट। रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ नागा ये ला सकता है। नागा कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर ये भी ला सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन नागा लॉज ये भी ला सकता है। ऑनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज ये भी ला सकता है। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए वट जो स्टेट ऑफ जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट का वो डिसाइड करेगा बाई ए रिजोल्यूशन, सो तभी जाके ये पास हो सकता है। बट ला सकता है, बट पास मतलब एप्लीकेबल तभी होगा नागालैंड में जब वहाँ की असेंबली खुद डिसाइड करे बाई ए रिजोल्यूशन। नाउ 59 नंबर देखो कि अंडर आर्टिकल 191A 191 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन शेल be disqualified for being chosen as and for being a member of the legislative assembly or state legislative council of a state if that person hold an office of profit under। कह रहे हैं कि आर्टिकल 191 के अंदर कोई भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या फिर उसको नहीं चूज कर सकते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर किसका, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वो कोई ऑफिस होल्ड कर रहा हो तब हम उसको नहीं ये कर सकते हैं, आई मीन डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, आई मीन उसको, ठीक है। या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी पोजीशन होल्ड कर रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर? 191 के अंदर। और ये जो है किसमें है? दोनों स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। और ये जो प्रोविजन है यहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे वो कौन करेंगे? तो स्पीकर करेंगे, ठीक है, स्पीकर करेंगे। एक मेरे को बताना है कि एंटी डिफेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर करेंगे, एक्चुअली स्पीकर नहीं, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर करेंगे। जो भी चीज़ें हैं देखो डिस्क्वालीफाई 2 जगह होता है, डिस्क्वालीफाई, ठीक है, ये 2 जगह से होता है। एक तो 10th शेड्यूल के अंदर होता है, ठीक है, और एक होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेट प्रोविजन है वहाँ पे, ठीक है, प्रोविजन या आर्टिकल बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो जो 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाई होते हैं उसको कौन करता है? स्पीकर करते हैं, हाउस के स्पीकर होंगे वो करेंगे। बट जो प्रोविज़न है आर्टिकल के थ्रू किसी और
यहाँ पे देखो 10th शेड्यूल क्या है, डिफेक्शन है तो वो स्पीकर करेंगे डिस्क्वालीफाई, बट अदर कोई भी रीजन होगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, फाइनल अथॉरिटी, गवर्नर होते हैं तो वो करेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ना यहाँ पे सिंस ये स्टेट असेंबली की बात कर रहा था आर्टिकल 191, अगर वही बात लोकसभा की कोई प्रोविजन हो तो आपको बताना है कि लोकसभा स्पीकर कब किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उसकी आर्टिकल कौन सी है वो कमेंट में बता सकते हो आप, ठीक है। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन जो है कौन डिसाइड करता है उसको हम देखेंगे, जो कि अंडर आर्टिकल 191 के थ्रू प्रोविजन दिया गया है। एक तो लेजिस्लेटर होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है गिव्स बाइंडिंग ओपिनियन, यहाँ पे कैसा ओपिनियन देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बाइंडिंग ओपिनियन देता है किसको, गवर्नर को, कि भाई ये जो है ऑफिस जो है ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, इनको आप फाइनल रिमूवर करो, तो फाइनल रिमूवर ऑर्डर किसका होता है, तो गवर्नर का होता है, इस बात को एकदम याद रखना, ठीक है। नाउ एक चीज़ हमें देखना है कि क्रूशियल डिस्टिंक्शन है, जो गवर्नर डिसाइड करता है, द गवर्नर डिसाइड्स बट ही कैन नॉट डिसाइड आर्बिट्रली, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ओपिनियन मैटर करता है, वो भी बाइंडिंग है, ही मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यही बात लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पे मैंने ये बताया, ये याद रखना कि अदर प्रोविजन एक्सेप्ट एंटी डिफेक्शन, तो वो गवर्नर रिमूव करता है, डिस्क्वालीफाई करता है, और जब एंटी डिफेक्शन हो 10th शेड्यूल के अंदर तो उसको स्पीकर रिमूव करते हैं, ठीक है। नाउ 143 के अंदर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज आर करेक्ट, फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी हमने देख लिया है कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड 16th फाइनेंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अरविंद पनगड़िया, ये बात बिल्कुल सही है, 16th फाइनेंस कमीशन जो है अभी अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। अब इसको बहुत अच्छे से करके जाना है क्योंकि इस बार जो है 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में, इसके मेंबर्स के बारे में, ठीक है, इसके जो भी सेटअप कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कब रिपोर्ट दिया था, और क्या इसके मेजर आउटकम्स है, वो सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो मस्ट डू दिस, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन जो है इज कंस्टिट्यूटेड इन परसुएंस टू आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बात गलत है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि फाइनेंस कमीशन जो है 280 में होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आर्टिकल 263 है, ये किससे बात करता है, ये बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन से बात करता है, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो 263 से मिलता है, ठीक है। करेक्शन पता चल गया क्या सही है वो भी पता चल गया, वैल्यू एडिशन पता चल गया कि 263 किससे है, सेंटर स्टेट रिलेशन से। अब यहाँ पे देखो कि फिजिकल फेडरलिज्म की हम लोग बात करते हैं थ्रू फाइनेंस कमीशन, चेयरमैन इसके अरविंद पनगड़िया है, अभी रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड हुआ था, वो देखे ही हैं। यहाँ पे देखो कि फाइनेंस कमीशन कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 263 का है, ये बात गलत है, ठीक है, मैंने बताया क्यों, क्योंकि 263 सेंट्रल स्टेट रिलेशन से बात करता है। नाउ फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल कितना है, 280, एंड देखो सेंटर स्टेट रिलेशन या इंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल एक्चुअली जो है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि ये कौन सा है, सेंटर स्टेट रिलेशन नहीं, इंटर स्टेट काउंसिल से एसोसिएटेड है, ठीक है, तो आर्टिकल 263 जो है किससे है, इंटर स्टेट काउंसिल से, ओके। 147 देखो, विच अमंग द फॉलोइंग द चेयरमैन ऑफ द कमिटी constituted by government of India to examine the issue of holding simultaneous election in the country and to make recommendation therein, बेसिकली simultaneous election कंडक्ट कराने के लिए जो भी इशू आ रहे थे तो उसके लिए कमेटी सेटअप की गई थी कि उसको एग्जामिन करो आप और हमें बताओ, और इस किसके चेयरमैनशिप में किया गया था वही पूछा हुआ है। ये बेसिकली जो है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद, उन्होंने उनके चेयरमैनशिप में ये साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो इशू था उसको रखा गया था। देखो ये सब पहली बार हुआ था कि किसी भी फॉर्मर प्रेसिडेंट को किसी कमेटी के चेयरमैन रखा गया आफ्टर हिज एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता था और आया भी, ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हम करते हैं, ठीक है, और इस पर सेटअप किया गया था श्री रामनाथ कोविंद कमेटी को, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया। नाउ 2024 का जो सेकंड पेपर है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। बिफोर दैट थोड़ा सा पानी पी लो यार। ओके, नाउ 75 नंबर जो है वो हम देखते हैं कि विच
among the following is are the objective of setting up of planning commission in the 1950 ऑफ इंडिया। बेसिकली कह रहा है कि प्लानिंग कमीशन को जो सेटअप किए गए थे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो बता देना है। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? 1950 में, ऑलरेडी देखा है हमने प्रीवियस डिस्कशन में। नाउ कह रहा है कि टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये बात सही है, ठीक है, कि इंक्रीज करना था प्रोडक्शन को एंड ऑफर करना था अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, ठीक है, फॉर एम्प्लॉयमेंट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट है टू मेक असेसमेंट फॉर ऑल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। बिल्कुल बात सही है कि जितने भी रिसोर्स है उससे रिलेटेड असेसमेंट करेंगे एंड फर्दर उसका कैसे यूज किया जा सकता है उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल ऑप्शन सी। यहाँ पे देख लो कि ऑब्जेक्टिव क्या था, ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव क्या था प्लानिंग कमीशन का। एक तो प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, एक्सेस करना है ऑल द रिसोर्सेज जैसे मटेरियल, कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, उन सबको। नाउ थर्ड क्या था कि ऑफर करना था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। तो ये तीनों ऑप्शन में थे। नाउ इवोल्यूशन कैसे हुआ? प्लानिंग कमीशन जो है अब रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, 2015 में। बट द हिस्टोरिकल मैंडेट्स रिमेन्स ए की एग्जाम टॉपिक, आज भी उसको पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डिबेटेबल है। नाउ 100-01 देखो क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट के बारे में हमें देखना है। पहला है कि गांधी जी इन 1948 हैड आर्ग्यूड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। देखते हैं ये। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेड इट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो पहला स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है, इसको लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में नहीं कहे थे। सेकंड कह रहे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिकमेंडेड किया था टू इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी बात गलत है ना। तो करेक्ट पूछा हुआ है तो नीदर ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे देखना है कि कैसे जो बर्थ ऑफ ए स्टेट हुआ था बेसिकली ऑन द रिकमेंडेशन आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस और बेसिकली से जनरली रहा था, ठीक है। अब देखो धर कमीशन 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये क्या किया था? ये रिजेक्ट कर दिया था लिंग्विस्टिक बेसिस को और फेवर किया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को। यानी कि धर कमीशन जो है सेंटर ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से एसोसिएटेड, इस चीज़ का ध्यान रखना। और धर कमीशन 1948 में सेटअप हुआ था, इसने रिजेक्ट किया था, ये चीज़ भी ध्यान रखना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमें स्टेट नहीं बनाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर बनाना चाहिए। नाउ फर्दर सेटअप हुआ कि 1948 में जेबीपी कमेटी, ठीक है, और यहाँ पे रीअफॉर्म किया गया था यूनिटी एंड सिक्योरिटी को, क्योंकि देखो लिंग्विस्टिक बेसिस पर ऑलरेडी पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, ठीक है, बेसिकली ऑन रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक बेसिस पे। बंगाल को आधा बांटा गया था बांग्ला में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस, तो इसलिए चीज़ें जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर एटलीस्ट उस टाइम के लिए फिजिबल नहीं थी और इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखा गया था, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस। जेबीपी कमेटी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पिता विश्वेश्वरैया, ये तीनों लोग थे, इन्होंने फिर यही कहा था कि यही फेवर करो, धर कमीशन को बेसिकली इन्होंने सपोर्ट किया था। नाउ 1953 से चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हुई जब आंध्रा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। आंध्रा स्टेट जो है 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बना टू क्रिएट आफ्टर एजिटेशन। बेसिकली 1953 में जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला स्टेट क्रिएट करना होने वाला कौन था? वो था आंध्र प्रदेश। नाउ फाइनली इसको एक्ट के रूप में ला दिया गया 1956 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया और यहाँ पे ऑफिशियली एडॉप्शन कर लिया गया लिंग्विस्टिक लाइंस पे कि जो भी होगी फॉर्मेशन वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होगी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का। अब उसके बाद से आप देख सकते हो कि जैसे उत्तराखंड यूपी को डिवाइड किया गया था, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र को मराठी वर्सेस गुजराती, ठीक है, फिर झारखंड में ट्राइबल्स वर्सेस बिहार के लोग, है ना, तो ऐसे डिवाइड हुआ था। उसके ऐसे ही काफ़ी सारे डिवीज़न हो गए थे, तो ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही हुआ था उसके बाद। बट पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम इनसाइट्स हैं। कह रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट ओरिजिनली रिकमेंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दिस इवॉल्व थ्रू ए पॉलिटिकल प्रेशर। ऑब्वियसली काफ़ी यहाँ पे जो लीडर थे यहाँ पे वो डेथ हो गया था, उसके बाद से काफ़ी हैवी प्रोटेस्ट हुआ था, तो फिर आंध्रा को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज उसको सेपरेट स्टेट बनाना पड़ा। नाउ 128 देखो कि इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर गिवन, ऑलरेडी डिस्कस किया है, अभी मैंने प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में बताया था, ये 10th शेड्यूल के अंदर आता है, ठीक है।
नाउ 11th शेड्यूल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। 6th शेड्यूल ऑब्वियसली ट्राइबल्स, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे ये याद रखना कि 6th शेड्यूल जो है वो ट्राइबल एरिया से डिनोट करता है एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये 4 स्टेट्स हैं, कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन सबको छोड़ के, ठीक है, नहीं वो तो 5 में आता है, ठीक है। तो असम, जैसे ATM स्क्वायर याद कर सकते हो, ATM का स्क्वायर। अब ATM क्या है, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय एंड मिजोरम। यहाँ पे ATM स्क्वायर नॉट मनी, ठीक है, यानी कि मिजोरम नहीं, यहाँ पे मणिपुर नहीं आता है, इसलिए मनी वहाँ पे एसोसिएटेड है, तो याद रखना। 6 शेड्यूल। 9 शेड्यूल यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू करता है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स, सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे 10 शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया था। 11 शेड्यूल जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है, रूरल लोकल गवर्नमेंट का बात करता है यहाँ पे, ठीक है। फर्दर 129 देखो कि कह रहे कि अटॉर्नी जनरल क्वेश्चन यार हर साल पूछ रहा है यहाँ पे कि द ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर टू बी गिवन आर टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर्स एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रिफर्ड टू एज टू और असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट एक बार पॉज करके स्क्रीन पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से। नाउ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इज द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं ऑफ द कंट्री हु असिस्ट द अटॉर्नी जनरल एंड इज हिमसेल्फ असिस्टेड बाय सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76 है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। राइट ऑफ ऑडियंस होता है टू ऑल कोर्ट, लीगल एडवाइजर होता है टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वोटिंग पावर जो है इनका नहीं होता है, ठीक है। नाउ सॉलिसिटर जनरल जो है ये कोई आर्टिकल नहीं है, बेसिकली स्टैट्यूटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, ठीक है। असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, ये सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होता है आपकी कंट्री। नाउ 130 में देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बेसिकली कह रहा है कि कौन सी कमेटी में अपर हाउस ऑफ द मेंबर नहीं होते हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में होते हैं, एस्टीमेट कमेटी में नहीं होते हैं, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यहाँ पे होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्दर वैल्यू एडिशन कि जो सिर्फ लोकसभा के मेंबर होंगे, यानी कि देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से, ठीक है। और पब्लिक अंडरटेकिंग में भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं और सारे जो मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, ठीक है। एक भी अपर हाउस का मेंबर नहीं होता। नाउ लास्ट के 2 क्वेश्चन है इस ईयर के, तो लेट्स सी फटाफट। कह रहा है कि इन द पासिंग ऑफ मनी बिल द राज्यसभा हैज़ लिमिटेड पावर इन दैट इट सेल्फ रिटर्न द बिल। मतलब कह रहे कि कुछ टाइम पीरियड है जिसमें वो राज्यसभा रिटर्न करेगा बिल को, विथ और विदाउट एनी रिकमेंडेशन, ये बात समझ लो, विद इन एस्टिमुलेटेड टाइम ऑफ। अब कितने टाइम के अंदर वो जो है रिटर्न कर देना चाहिए उसको, तो वो है 14 डेज़ के अंदर उसको रिटर्न कर देना चाहिए। ये यहाँ पे आर्टिकल 109 है, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी CSE में पूछा हुआ था, मोस्ट ऑफ द लोग गलत किए थे इसको। ये बेसिकली आर्टिकल 109 जो है स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल बात करता है, बट मनी बिल का एक्चुअल प्रोविजन जो है वो आर्टिकल किस में है, तो मनी बिल कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, तो 110 के थ्रू आता है। बट स्पेशल प्रोविजन की बात करें ना, जब स्पेशल प्रोविजन की बात करें तो वो आर्टिकल 109 में होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नाउ मनी बिल लोकसभा में क्या हो सकता है, लोकसभा के पास पूरा पावर होता है, ये इंट्रोड्यूस कर सकता है, अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। बट राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होता है, ये जो है बस एक रिकमेंडेशन काइंड ऑफ दे सकता है, ठीक है, ना ही ये रिजेक्ट कर सकता है ना ही कुछ और कर सकता है, ठीक है। और रिकमेंडेशन भी इसकी बाइंडिंग नहीं होगी, तो वैसा सीन है मनी बिल का। नाउ 14 डे में इसको रिटर्न कर देना है, ठीक है। ये रिजेक्ट, राज्यसभा रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ये अमेंड भी नहीं कर सकता है, सिर्फ रिकमेंड कर सकता है ओनली। इफ़ नॉट रिटर्न इन 14 डेज, ये ऑलरेडी ऐसे ही पास हो जाएगा, ठीक है। नाउ 132 देखो कि आर्टिकल 91A1 से एसोसिएटेड पूछा हुआ है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। नाउ फ्रीडम अंडर दिस आर्टिकल आर नॉट एब्सोल्यूट, ये बात जो है एब्सोल्यूट नहीं है, ये भी बात सही है, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है वी हैव। अब सेकंड स्टेटमेंट है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन दी एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम अंडर आर्टिकल
अंडर दिस आर्टिकल, तो ये भी बात सही है। अब नाउ आर्टिकल 91A के अंदर जो है आपको पता है कि कितने सारे प्रोविज़न हैं, ठीक है। ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। यहाँ पे देखो आर्टिकल 19(1) इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच असेंबल, वो सब सारी चीज़ें बताता है। नाउ आर्टिकल 19 से लेकर 19 का जो 2 से 6 तक सब क्लॉज है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 91/1 ये क्या करता है कि फ्रीडम देता है, इंडिविजुअल फ्रीडम को, ठीक है, रिगार्डिंग मेनी प्रोविजंस। बट 2 से 6 तक ये मेंशन है कि यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेंगे, ठीक है, जैसे सोवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी के बेसिस पे। अब ये 4-5 को जो वर्ड है ना, उसको आपको एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि किसके किसके बेसिस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, तो सोवरेनिटी हो गया, पब्लिक ऑर्डर होगा, मोरालिटी हो गया, ठीक है। और भी कीवर्ड दे देगा आपको वो करने के लिए, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेड कीवर्ड्स हैं, उसको ध्यान देने चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो एक स्टेटमेंट यहाँ पे देखना कि राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, दे आर क्वालिफाइड। अगर जब ज़रूरत पड़ी तो सारे राइट्स मिलेंगे, बट अगर कभी ज़रूरत पड़ी जैसे नेशनल इमरजेंसी और वो सब केसेस में, तो आपके कुछ राइट्स को रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। ओके, तो आई होप कि आपने आज का सेशन को एंजॉय किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग 2025 का दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखाऊंगा कि कितने सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इन केस अगर कुछ वैसा होगा तो, ठीक है। ओके, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट से अपनी अप्रिसिएशन को दें, या फिर कोई सजेशन हो तो वो रिकमेंड करें। विल वर्क ऑन दैट एंड, ठीक है, ब्रिंग फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।